नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पीओवी में, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी पीछे की हिस्ट्री को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसा हुआ क्यों। आज जो हमने जो टॉपिक चुना है वो है बांग्लादेश की क्राइसिस, जो अभी आपने न्यूज़ में फ़िलहाल सुन रहे होंगे कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं। जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आना पड़ा। इस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में बिगड़े हुए हैं। और ये हालात बिगड़े क्यों हैं? तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर, जो कि मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वहाँ का कोटा सिस्टम काम कैसे करता है। तो जो रिजर्व्ड सीट हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स में, वो होती है 56%, जिसमें से जो 30% सीट्स होती हैं वो होती हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए। और पहले वो बच्चे फ्रीडम फाइटर थे, फिर बच्चे हुए, फिर अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी उसमें ऐड हो चुके हैं। जो उसमें 10% है वो होता है वुमेंस के लिए, और जो अनदर 10% है वो है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। फिर 5% आपके हमारे आ जाता है इंडिजिनस ग्रुप्स के लिए, और जो 1% सीट है वो हो जाती है आपके फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए। यानी अगर टोटल देखा जाए तो ये 56% बनता है, और 44% जो बाकी की रिमेनिंग सीट्स हैं वहाँ पे मेरिट के दम पे चयन होता है कि वो किस तरह के सर्विस में जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना ये है कि आपको ये 56% घटाकर 10% कर देना चाहिए आरक्षण को। अब ये स्टूडेंट्स ने ऐसा क्यों कहा, तो इस पीछे की मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2014 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि हर 10 ग्रेजुएट में से 5 ग्रेजुएट्स को ही सिर्फ जॉब मिल पाती है और 5 को नहीं मिल पाती। जिसको बैक करने के लिए मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट भी बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया जाता है कि बिटवीन 2003 टू 2010 जो जॉब पैदा करने की जो क्षमता थी बांग्लादेश की, वो थी 3.1% पर एनम, जो कि गिर के हो जाती 1.8% पर एनम 2010 टू 2016। यानी वो लगातार अपने जो जॉब पैदा करने की क्षमता है उससे गिरते जा रहे थे, जिसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ, जो अभी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट ने कितना लेके हंगामा किया है इसको। सो हमारे साथ इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अंकुश जी। तो सर, अभी जो चल रहा है इश्यूज़, तो उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप पहले बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। बहुत सारे अपडेट्स हैं। एक तो ये कि शेख हसीना जी का जो यूएस वीज़ा था वो रिवोक हो गया है। यूके उन्हें अभी असाइलम देने को तैयार नहीं है। अभी वो इंडिया में ही शायद रहेंगे कुछ वक्त, और फिगर आउट होगा क्या करना है इस मामले में, क्योंकि यह हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और बांग्लादेश पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे अभी अनरेस्ट हो रहा है। म्यांमार में हुआ, उसके बाद अभी हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। तो एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते और साउथ एशिया का हिस्सा होने के नाते हम पे भी इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो वो भी चीज़ है जो एक देखने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इससे कि ये जो पूरा इवेंट हुआ है इससे क्या क्या आयाम हैं, और फिर हम इस पूरी चर्चा में आगे जाके कोशिश करेंगे कि हम उन आयामों को परत दर परत खोल पाएँ। एक जो बहुत ही डायरेक्ट चीज़ जो लोगों को नज़र आएगी इस तरह के इवेंट में, वो ये है कि शेख हसीना जी की गवर्नमेंट इस मुद्दे को हैंडल नहीं कर पाई ठीक से। और पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि कोई एक मुद्दा जो होता है वो आपको लगता है कि दैट बिकम्स द काइंड ऑफ द हिल ऑन विच यू डाई, बट तो वो नहीं हैंडल कर पाई। और इस पूरे मुद्दे में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो जैसा आपने सही बताया कि कोटा सिस्टम को लेके समस्या थी। वहाँ की जो सिविल्स का जो वो होता था, एग्ज़ाम होता था, उसमें रिगिंग की बात हुई। शेख हसीना के ऊपर भी आरोप थे बहुत पहले से कि वो इलेक्शन रिग करवा रही थी, एक तरह से ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर बन रही थी, उस तरह का वो हो रहा था। बहुत सारे चीज़ें थी जो ऑलरेडी उनके बारे में ख़राब जा रही थी। इस पूरे का जो ट्रिगर पॉइंट था, अगर मैं बहुत ही कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज यूज़ करूँ तो जो उसका जो ट्रिगर था वो था जब उन्होंने इन स्टूडेंट्स को रज़ाकार बोल दिया। और एक लफ्ज़ उनके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर दी इस लफ्ज़ ने, क्योंकि ऑलरेडी जो रिवोल्यूशन हो रहा था और लोग मर रहे थे और चीज़ें हो रही थी, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा था। मगर ये वर्ड, क्योंकि
हालांकि इस वर्ड के बहुत मीनिंग हो सकते हैं, मगर बांग्लादेशी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा माना जाता है कि रज़ाकार का मतलब होता है गद्दार, और ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जो शेख मुजीब के साथ नहीं खड़े हुए थे उनके फ्रीडम मूवमेंट में। और जब बांग्लादेश का फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो अलग था, तो उनके लिए इस्तेमाल हुआ था। और जब शेख हसीना ने ये लफ्ज़ उन स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल कर दिया तो बहुत आक्रोश आ गया जनता में। और इसके मतलब क्योंकि हम मीडिया स्टडीज़ के लोग हैं, तो इसलिए ये मुझे इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग टू थिंक अबाउट कि एक बहुत अच्छा ऐसे है स्टारडम के ऊपर, जिसमें इस बात के बारे में बोला गया कि कैसे कुछ कैरेक्टर स्टार बन जाते हैं। नेता भी एक तरह के स्टार होते हैं, और कैसे वो स्टार बन जाते हैं, या कैसे वो एक पर्टिकुलर स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। कई बार वो इस पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है कि वो नेता या वो हीरो या वो एक्टर उसमें अपने आप में क्या टैलेंट है। होता क्या है कि एक जनता का एक ज़ाइटगेस्ट होता है, एक तरह का फ्रेंजी होता है, मास फ्रेंजी होता है, और उस कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से उसका सिंबल बन जाता है। और जब जैसे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन बन गए थे, तो शेख हसीना भी एक वक्त पे एक सिंबल थी। मुजीब की बेटी हैं, वही वो बची थी, हम उनके असैसिनेशन के बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो वो सिंबलिज़म आ गया था, और उन्होंने उस सिंबलिज़म को काफ़ी वो किया। तो अगर आप अभी इस पूरे मूवमेंट को देख रहे होंगे, आपने नोटिस किया होगा मुजीब की प्रतिमाओं को बहुत गिराया जा रहा है। जो है मुझे ना? अच्छा नहीं लगा जो देख के, कई लोग को, हमें भी अच्छा नहीं लगा, है ना? और अगर आप लॉजिकली देखें तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप शेख हसीना के अगर आपको लगता है भी कि उन्होंने ख़राब काम किए हैं, तो भी तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हाँ, हैं। लेकिन आप अपने फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ कर रहे हैं। ये हमने इंडिया में भी देखा है इस तरह की चीज़ें, और भी कई मुल्कों में ऐसा देखा है। मगर यू ऑल्सो सी कि क्योंकि शेख हसीना भी मुजीब को बार बार इन्वोक कर रही थी, उनकी इमेज को बार बार इन्वोक कर रही थी, तो लोगों का गुस्सा सिर्फ उनके प्रति नहीं रह गया था, मुजीब के इमेज के प्रति हो गया था। मुजीब के प्रति नहीं शायद, लेकिन उनकी इमेज के प्रति। सो बहुत एक इंटरेस्टिंग एंगल है इस चीज़ को समझने का कि मास साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। मास साइकोलॉजी का एक और अच्छा एग्जांपल जो मुझे लगता है देना, वो ये है कि अभी भी हमें ऐसा लग सकता है कि शेख हसीना को एक तरह से एक सिंबल बना लिया गया है एवरीथिंग दैट वाज रॉन्ग इन बांग्लादेश का, और जिस तरह सेलिब्रेट हो रहा है उनका जाना, वो ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की जीत है। मगर आगे जाके हमें और पता चलेगा कि इसके में क्या हुआ। सो खैर, ये तो एक अलग एंगल हो गया। और जो दूसरा एंगल है वो ये है कि as people who are more interested in world politics and more interested in reading, इस simplistic आइडिया से निकल के अगर हम इसको मोर कॉम्प्लेक्स पे ले जाएं, जहाँ से हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे भी खोल सकते हैं, वो ये है कि क्या ये सच में सिर्फ यही इतना ही था कि कोटे को लेके इशू था और ये बहुत हाथ से निकल गया और ऐसा ऐसा हो गया, या फिर अगर हम एक तो ये पैटर्न देखें कि और भी देशों में हमारे आसपास अभी अभी हुआ है, और दूसरा ये भी समझें कि कोई भी रिवोल्यूशन कभी आइसोलेशन में, वैक्यूम में नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो क्या फोर्सेस हैं जो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, और इसके क्या रिपरकशंस होंगे साउथ एशिया पे और पूरी दुनिया पे, ये हमें स्पेशली फॉर इंडिया, ये हमें आगे डिस्कस करना चाहिए। तो जैसा आपने बताया ना कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं पे लोगों ने चढ़ के उसको तोड़ने की कोशिश की, तो उसके पीछे का भी एक कारण है। जब 1971 में जब ये वॉर ख़त्म हो जाता है, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, तो शेख मुजीबुर रहमान उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, 1972 में वो एक कोटा सिस्टम लाते हैं, जो कि आज तक उनकी बेटी उस चीज़ को, लेगेसी को चला रही थी। उसमें कहते हैं कि 30% जो सीट्स होती थी वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए कर दिया गया। उस टाइम आप सोच सकते थे कि हाँ ठीक है चलिए। उसमें फिर क्या था कि और जो 10% था वो उन वुमेंस के लिए था जो अफेक्टेड थी लिबरेशन वॉर के थ्रू। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी कितनी तरह टॉर्चर करता था वुमेंस को, रेप कर देता था। फिर उसमें था 40% उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हो गया था जो बहुत पिछड़े रह गए थे उस टाइम, और जो 20% था वो सिर्फ मेरिट बेस पे रह गया था। तो एक ये बड़ा कारण उस बैकग्राउंड से लेता हूँ। फिर 75 में उनका एसेसिनेशन हो जाता है मुजीबुर रहमान जी का। फिर क्या होता है 76 में, फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एलोकेशन था जो 40% था, उसको वो लोग 20% कर देते चेंज करके। ऑफकोर्स उसको चेंज की ज़रूरत थी, आप एक ही बार इतना नहीं कर सकते। फिर जो मेरिट बेस था वो 20 से 40% बढ़ जाता है।
फिर एक चेंज आता है आपका 1985 में। उसमें क्या होता है, जो 10% लिबरेशन जो वॉर के टाइम में जो महिलाओं को मिला हुआ था उस टाइम का कोटा, उसमें क्या होता है कि उसको फिर ऑल वुमेन कोटा कर दिया जाता है, ठीक है। और उसमें और जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोटा जो पहले 40 था फिर 20 किया गया, उसको 10% पे ले आते हैं। और फिर बाकी का जो 5% था वो इंडिजिनियस मेंबर्स को दे दिया गया, ठीक है, जो भी छोटे मोटे ग्रुप। और 1% जो बाकी का जो फिर बचा इन सबको करने को, फिर बचता है 45% जो कि हो गया मेरिट बेस पे। फिर इसमें फिर चेंज आता है 97 में। अब मैं बोला नहीं कि पॉलिटिक्स काम करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या चाहिए, आपको वोट चाहिए, वोट जाने के लिए आप फिर इन कोटाज में और बदलाव लाते हैं। तो उस कोटा में क्या बदलाव आया कि पहले जो फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहा था जॉब में कोटा, जो हमने कहा था शेख मुजीबुर रहमान ने जो 30% दिया था, अगर वो वहाँ तक होता तब तक ठीक था। पर 1997 में ये हुआ कि उन्होंने उस कोटे को बढ़ा के उनके बच्चों के लिए कर दिया, 97 में हुआ। फिर 2010 में उसको फिर आगे बढ़ा के उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक कर दिया गया, ठीक है। फिर 12 में थोड़ा सा इस चीज़ को, फिर क्या होगा 12 तक ये कोटा कितना होगा, 56% आपका कर दिया गया, वो आपका 44% कर दिया गया मेरिट बेस, और 1% जो उसमें बचा था वो दे दिया गया फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को, और या वो ट्राइबल ग्रुप्स को जो बचे हुए थे, 1% जो कि एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। और फिर 2018 में इसी को लेके एक बड़ा मास प्रोटेस्ट होता है कि आपको ये करना चाहिए। तो इसको देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट, जब शेख हसीना खुद उस टाइम प्रधानमंत्री होती, तो वो उसको कहती है ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो जॉब थी गवर्नमेंट की, उसमें उस मेरिट को ख़त्म कर दिया जाता। अभी क्या हुआ था, जब ये पूरा चीज़ स्टार्ट हुआ फरवरी से, तो अप्रैल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, अप्रैल में मास प्रोटेस्ट हुआ। फिर 11 अप्रैल को शेख हसीना पार्लियामेंट में बोलती हैं कि अब कोटे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। मतलब आपने कह तो दिया ख़त्म। जैसे आपको पता होगा कि जो भी कोई नया कानून बनता है या कोई अध्यादेश पास होता है, तो गवर्नमेंट एक गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसे हम राजपत्र कहते हैं, कि अब ये लागू हो चुका है इतने तारीख से। तो 11 अप्रैल को उन्होंने कहा कि ख़त्म हो चुका है, बट वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ था, अभी टिल नाउ तक नहीं हुआ था, जब तक इन्हें भाग नहीं। फिर जून में ये केस कोर्ट में जाता है। फिर इसमें जुलाई में जो था सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है हम इस पर चेंज करते हैं। उन्होंने क्या किया, 93% आपका मेरिट बेस कर दिया, 5% आपके कोटा में कर दिया जो आपके वेटरन्स होंगे, जो भी होगा। 2% जो बचा उसमें आपके ट्राइबल, फिजिकल डिसेबिलिटी, वुमेन्स जो था, सब उनको उसमें दे दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जब सुलझ चुका है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। अब स्टूडेंट्स में ये आया कहाँ से कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, बिकॉज आप तो लड़ कोटे के लिए रहे थे, जो हम कह रहे थे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसका एक पॉइंट ये भी था मेरा कि जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया रजाकार, तो अगर उसको इंग्लिश में देखा जाए तो एक तरह से गद्दार कह सकते हैं। गद्दारों के लिए फिर इंग्लिश में अलग अलग वर्ड आ जाते हैं, तो वो शायद से स्टूडेंट ग्रुप को अच्छा नहीं लगा, या मैं जो कहता हूँ उसके कह रहे इसमें माय पॉइंट ऑफ व्यू की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या तो उनके ऑपोजिशन को अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने इसको तूल पकड़वाया। बिकॉज लास्ट टाइम जो न्यूज़ में रिपोर्ट थी कि शेख हसीना मीडिया को वो संबोधित करना चाहती थी जब अपने इंडिया आने से पहले, बट आर्मी ने मना कर दिया उनको बोला कि सिर्फ 40 मिनट का वक्त है आपके पास, क्योंकि जितना दूर तक पहुंच गया था स्टूडेंट्स का जत्था, वो बंगो भवन पहुंचने से पहले सिर्फ 40 मिनट लगा था। और फिर भी वो नहीं आना चाहती थी, तो उनके बेटे को कॉल किया गया जो इंडिया में ही है, और उनसे बात करवाएगी, उनकी शायद बेटी से ही बात करवाएगी, और तब जाके ये डिसाइड हुआ कि वो आएंगी, और उसके बाद वो यहाँ पे हमारे दिल्ली के पास उतरी। मगर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कोटे की बात नहीं है, है ना। मुझे लगता है कि कोटा जो है वो एक इशू, बहाना बना दिया गया, एक एक्सक्यूज़ है। हाँ हाँ, मतलब छोटा बड़ा जो भी, मुझे लगता है कि आई थिंक कि अब मैं बस पॉलिटिकल वहाँ पे आ गया हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कितने लेयर्स हैं उसमें, और जो आपको उसको फेस वैल्यू पे लेने से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो सही है गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बह जाएं, मगर आपको जो नज़र आ रहा है उसमें ये देखना चाहिए कि क्या जो मुझे दिखाया जा रहा है, जो ऑप्टिक्स है इस इवेंट के, वो बिल्कुल सही है। कई बार क्योंकि मीडिया भी गेम खेल सकती है, ये हमने बहुत जगहों पे देखा है। हमने ये भी देखा है कि कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं, पॉलिटिकल फैनेटिक वो रिलीजियस फैनेटिक होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई रिज़ल्ट की तरफ जा सकती हैं। जैसे इस केस में आप ये देख सकते हो कि अगर बात सिर्फ कोटे की होती तो शायद ये उस लेवल पे नहीं जाता, है ना। लेकिन
ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी आरोप लग चुके थे। द फैक्ट कि पिछले 15 सालों से वही ही प्रधानमंत्री थी, अगर शक्ल बदलती रहती, चेहरे बदलते रहते, तो शायद लोग भी इस उम्मीद में रहते कि कुछ चेंज आएगा, नए व्यक्ति के आने से कुछ डिफरेंट होगा, ये होगा, वो भी नहीं था। तो आफ्टर अ वाइल क्या होता है कि लोग भी थक जाते हैं, और फिर क्या होता है, सारे ग्रीवेंसेस जो भी जिस भी प्रकार के ग्रीवेंसेस होंगे, जॉब से जुड़े हुए, ज़िंदगी से जुड़े हुए, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपकी जिम्मेदारी भी होती है एज द हेड ऑफ द नेशन टू, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू डू इट, बट यू हैव टू ऑल्सो बी अवेयर दैट ये भी हो सकता है कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे और वो पूरी नहीं होंगी, एंड देयर विल बी अ ब्रेकिंग पॉइंट। अब वो ब्रेकिंग पॉइंट कभी कभी अपने आप भी आ सकता है, और कभी कभी वो मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। तो हमें इसमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए कि क्या ये मैन्युफैक्चर भी हो सकता है ना। और जैसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए पूरी दुनिया में, उनमें अगर आप देखेंगे तो पेरिस में जो मई 1968 में जो रिवोल्यूशन था स्टूडेंट्स का, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, और उसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत कुछ निकला है, बहुत सारे किताबें और फिल्म और बहुत सारी चीज़ें निकली, मीडिया में भी बहुत कुछ है उससे जुड़ा हुआ। और ये इंटरेस्टिंग है कि इस तरह के जितने भी स्टूडेंट मूवमेंट्स होते हैं, कितने बांग्लादेश में भी जो हुआ फॉर एग्जांपल, उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें से बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स उठाए गए हैं, जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है अभी, उसमें भी एलिमेंट्स है। तो ये एक चीज़ हुआ है। लेकिन रिजे कहता है कि सवाज एक बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट और फिलासफर हैं, वो कहते हैं कि द रियल टेस्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन इज़ द डे आफ्टर। तो जो असली सवाल है वो ये नहीं है कि आप ये पूरा रिवोल्यूशन ले आए, असली सवाल ये है कि उसके जस्ट बाद, जैसे अभी आपने ही पढ़ा होगा, खबरें आ रही हैं माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो असली टेस्ट होता है किसी रिवोल्यूशन का, कि आप रिवोल्यूशन के नेक्स्ट दिन क्या होता है। क्या आप स्टेटस को में वापस चले जाते हो, क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो आप जिसके लिए फाइट कर रहे थे, क्या आप भी उसी ट्रैप में फंस जाते हो जिसके लिए आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे थे, है ना। तो दैट इज़ एन एंगल दैट मे बी वी नीड टू एक्सप्लोर व्हाट। सो जो ऐसा आपने कहा ना माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, तो उसका एक लेटेस्ट डेटा आया था अभी। तो पहली तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें अभी तक डेथ टोल जो है, जो अकॉर्डिंग टू पीटीआई, जो उन्होंने लोकल मीडिया से वहाँ से गैदर किया है, वो है अराउंड 440। अब आपको भी पता है कितना होगा, अभी तो धीरे धीरे इसको में पता चलेगा। या सरकारी आंकड़े अपने छुपाते हैं, बट जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे जो जिसको लेके हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंसर्न है, वो है हिंदूज़ को लेकर वहाँ के। तो वो टोटल 8% है हमारे वहाँ के बांग्लादेश के 170 मिलियन पॉपुलेशन में से। अब हुआ ये है कि एक जो वहाँ की जो बांग्लादेशी हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है, उसने एक रिकॉर्ड जारी किया, ठीक है। उसके जो स्पोक जनरल सेक्रेटरी हैं राणा दासगुप्ता, उन्होंने एक बयान दिया कि जो 200 to 300 हिंदूज फैमिलीज़ हैं, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा गया, उनके बिजनेस को नुकसान पहुँचाया गया। किसी तरह की शॉप होगी जिन्हें तोड़ फोड़ के नुकसान पहुँचाया गया। टेम्पल्स पे भी अटैक किए गए, जो उनके डेटा के अनुसार है कि 15 से 20 टेम्पल्स ऐसे हैं जिन पे अटैक किया मॉब ने, ठीक है। और 40 लोग घायल हुए हैं, बट किसी की लाइफ थ्रेटनिंग घायल नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल है। सो मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट कोटे को लेके हुआ था, क्या वो कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बैटल में तो नहीं उसमें कन्वर्ट हो गया। क्योंकि एक जो डेटा आ रही थी कि अवामी लीग के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज जो हैं, उन पे भी अटैक किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई है, उनके सामानों को लूटा गया है, और उनको भी मारा गया है, उनकी फैमिली को भी मारा गया है, यहाँ तक कि जान से मार दिया गया। ये कोई छोटा मोटा नहीं। 30 अभी तक जो रिकवर हुई है बॉडीज़, उसके हिसाब से 30 बता रही है वहाँ की पुलिस और आर्मी, क्योंकि अब तो आर्मी शासन है बांग्लादेश में। तो क्या आपको लगता है कि जिस मुद्दे के लिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिस चीज़ को आपने दिखाया, जिसको आपने सामने किया, वो था कि कोटा, बट आपको नहीं लगता ये प्रोटेस्ट टोटली अब दूसरे मुद्दे पे भटक रहा है, दूसरे रास्ते पे? जैसा कि वहाँ के स्टूडेंट लीडर्स ने बोला है, और मैं भी इस बारे में पढ़ रहा था, तो हमें ये भी खबरें ऑन वन हैंड हमें ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि ऐसे अटैक हो रहे हैं, ऑन द अदर हैंड ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी को, टेम्पल्स को। वो भी एक एंगल है जिसका हमें वी नीड टू कीप दैट बैलेंस इन दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन किसी भी मूवमेंट में
एक तो ये रिस्क हमेशा होता है कि वो कहीं ना कहीं कोई और उसको टेक ओवर कर सकता है ना। तो इस पे थोड़ा सजग रहना चाहिए, और ये हर मूवमेंट में पॉसिबिलिटी होती है। आपको इस मूवमेंट में नहीं लगता कि इसको hijack कर मुझे ले? ऐसा लग रहा है कि हाईजैक होने की पॉसिबिलिटी है, और ऐसा हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली हाईजैक हो जाए, क्योंकि इसके एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट इसके पॉलिटिकल एंगल भी हैं, और कुछ इसके ऐसे लोग हैं जो इस तरह के इवेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे उसमें एक जो चीज़ इन्वॉल्व है वो ये है कि शेख हसीना बांग्लादेश की पहली फीमेल प्रधानमंत्री नहीं थी, खालिदा जिया थी, और खालिदा जिया का भी अपना पॉलिटिकल मोटिव है, और उनका भी अपने पॉलिटिकल leader of हिस्ट्री है, opposition है लीडर ऑफ उनका। अपोजिशन है वो। और उन्होंने वहाँ पे कुछ बहुत ही फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सपोर्ट लिया है, जिनको शेख हसीना ने बैन कर दिया था, मगर वो वापस से आ गई हैं, जमात इस्लामी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमें ये सारी चीज़ें भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसके पॉलिटिकल एंगल्स हैं, और जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, वो कहीं ना कहीं और कुछ इस्लामिक नेशन से जुड़ी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें हमें वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है, और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस को बना सकते हैं, वो जो नोबेल प्राइज़ विनर है पीस के लिए, नॉट इकोनॉमिक्स। एंड मगर क्या लॉन्ग रन में ये जो रिवोल्यूशन था वो काम आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें देखना है। इस मामले में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू पॉन्डर अबाउट, थिंक अबाउट। वो ये है कि 7 जून 1972 को एक ऐसा दिन था जब बांग्लादेश में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट लोग होने वाले थे या हो सकते थे। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो मिलने गए थे शेख मुजीब से, जो तब प्रधानमंत्री बनने ही वाले थे। उनको ये बात तब पता नहीं थी, क्योंकि उस समय वो अंडर हाउस अरेस्ट थे और ये सब कुछ था। और एंड ही वाज बीइंग प्रेशराइज्ड कि आप ज्वाइन कर लो पाकिस्तान को। और उनको ये बोला गया, जब वो जाना चाहते थे तो उनको बोला गया कि आप एक दिन और रुक जाओ, और शाह ऑफ ईरान भी आएंगे। और फिर शाह ऑफ ईरान अगर आते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, जहाँ पे ये 3 लोग साथ होते हैं। और ये तीनों लोग ऐसे लोग जिनको पता नहीं था कि आगे जाके उनका तख्ता पलट जाएगा और ही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं शाह ऑफ ईरान की बात ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीब दोनों का असैसिनेशन हुआ था, शाह ऑफ ईरान का नहीं हुआ था। और क्योंकि हम असोसिएशन सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि हम कुछ असोसिएशन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि असोसिएशन नहीं होते हैं, और उनके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। जैसे चाइना के लास्ट एम्परर पुई की हत्या नहीं की थी माओ ने, उनको ज़िंदा रखा था, और फार्मिंग करते थे। एंड यू नो माओ यूज्ड टू, ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो द ऑथेंटिक सोर्स, सो इसलिए यू नो आई कैन नॉट क्लेम इट फॉर श्योर, बट ऐसा कहा जाता है कि माओ यूज्ड टू एन्जॉय द फैक्ट, वो उनको बुलाते थे कई बार अपने इवेंट्स में, और इस बात पे बड़े मज़े लेते थे कि देखो वहाँ के बादशाह को हमने ऐसे कॉमन फार्मर की तरह रखा हुआ है। तो शाह ऑफ ईरान की हत्या नहीं हुई थी, मगर उनका तख्ता पलट हुआ था, और उन्हें भी भागना पड़ा था, वो हवाई भी गए थे, और यू नो बहुत कुछ हुआ था। तो तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, ईरान में भी ऐसा नहीं था कि शाह अच्छा था, या ऐसा नहीं था कि शाह कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा था। ऑफ कोर्स उसको लेके बहुत सारा गुस्सा था लोगों में, बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रॉब्लम थी। एक फिल्म है जिसका, एक ग्राफिक नॉवल है एक्चुअली, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, उसका नाम है परसेपोलिस। और परसेपोलिस इस बारे में एक पर्टिकुलर एंगल लेके आती है कि उस टाइम पे क्या हुआ। और वो जो गुस्सा जो शाह ऑफ ईरान के खिलाफ था, वो इवेंचुअली इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स ने उसका फ़ायदा उठाया, और अयतोल्ला खुमैनी को वापस लेके आए। वो समय पेरिस में थे, उनको देश निकाला एक तरह से मिला हुआ था, और उनको हेड बनाया इस्लामिक स्टेट का। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अयतोल्ला खुमैनी ने ही सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, और जबकि अयतोल्ला खुमैनी की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद भी एक तरह से उसी फतवे की वजह से एक यंग लड़के ने अभी हाल में सलमान रश्दी के ऊपर अटैक किया चाकू से, और इनकी एक आँख चली गई उसमें। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो आप शाह को हटाना चाहते थे, मगर उसके बदले में आप एक ऐसी फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट ले आए जिसने औरतों के मूवमेंट पे कंट्रोल लगा दिया। आप एक ऐसी गवर्नमेंट ले आए जिसने आपके देश को कई हिसाब से बहुत रिग्रेसिव बना दिया।
ये भी एक डेंजर है ना। और ये भी एक चीज़ है कि आप एक चीज़ का विरोध करते करते कभी दूसरे ट्रैप में फंस सकते हैं। ये अवेयरनेस इस एवोल्यूशन में होना ज़रूरी है, और हमें as Indians, as neighbors of this country, we have to keep our deep eye on what is happening and where can this go. तो अभी तो वक्त बताएगा। क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलाय भी है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन देखो तो चिकन नेक जो हमारा इंडिया का चिकन नेक कहा जाता है, जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ता है, वो बांग्लादेश से काफ़ी हद तक टच होके जाता है, पूरा ही टच होके जाता है एक तरह से। तो माना ये भी जाता है कि अगर वो किसी तरह हमारे दूसरे कंट्रीज़ के हाथ पड़ जाए, जैसे कि हमारा अभी तो आपको पता ही होगा चाइना इज़ द मेन कंसर्न, जो कि हम पे बार बार एग्रेसिवली अटैम्प्ट करता है, कभी लद्दाख में घुसता है, कभी अरुणाचल को अपना क्लेम करता है। तो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश में इस चीज़ को करवाने की कोशिश कर रहा हो। बट फिर जब ये बात आती है, तो मैं पीछे जब पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि चाइना खुद एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश के साथ, जिसमें शेख हसीना खुद चाइना जा चुकी और वो इन्वेस्टमेंट लाती है वहाँ से। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है उससे पता चलता है कि बाय 2023 उन्होंने 3.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था बांग्लादेश में, जो कि उसके FDI का 10.6% है बांग्लादेश का। इंडिया 3.6% कर रहा है अभी। तो अगर हम ही सोचें कि अब कॉन्स्पिरेसी तो कुछ भी हो सकता है, और इंटरनेशनली तो किसी भी कंट्री में कुछ भी घटना होती है तो वो किसी ना किसी द्वारा मोटिवेट तो की जाती है। अभी तो हमें भी नहीं पता इसके लिए क्या होगा, बट क्योंकि चाइना इंडिया को घेरना चाहता है, क्योंकि इंडिया एक कहते हैं ना उभरता हुआ ताकत है, जैसे कि बाहर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कहते हैं कि इंडिया इज़ एन इमर्जिंग पावर, सुपर पावर। तो क्योंकि अब चाइना अपने भी मंसूबे दिखा रहा है कि हमें भी बड़ा रहना है, वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट टक्कर भी लेता है अब। तो कभी कभी आपको नहीं लगता कि कहीं ये उधर से तो नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया को तो दबाना चाहता है वो, और जैसे कि उसने श्रीलंका में भी हुआ, उसमें भी उनका हाथ था, म्यांमार का भी उनका हाथ था जो पॉलिटिकल, नेपाल में भी उन्होंने कोशिश किया, अब वो सक्सेसफुल हुआ नहीं उतना। बट क्या आपको लगता है बांग्लादेश में उसको इतना हुआ होगा? तो You never know, honestly. You know, I'm not an expert on China, so I don't know. But you never know. You can एज एन never. इंडियन, हाँ, as an Indian, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और सीखता जा रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके नज़र के जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है उससे भी आगे हो रही होती हैं। बहुत बड़े बड़े गेम चल रहे होते हैं पॉलिटिक्स में, सालों साल की प्लानिंग होती है कई बार। तो ये चीज़ बिकॉज चाइना जो एक्सपेंशन अपनी थ्योरी अपना रहा है, जैसे अफ्रीका में पूरा उसने इन्वेस्टमेंट करके अफ्रीका को अपने कंट्रोल कर लिया, मिडल ईस्ट में वो वो घुस चुका है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो श्रीलंका में भी वो पोर्ट्स बना रहा था, अपने नेवी पोर्ट्स, फिर वो मालदीव्स में भी ट्राई कर रहा था, जिसके बाद मालदीव्स में और तो चाइना नहीं बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इस तरह का काम कर सकती है। ऐसे साथ ही साथ लाइक आई थिंक कि ये सोचना कि क्योंकि उनका शेख हसीना से बढ़िया सब कुछ चल रहा था तो ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी पे चलती हैं, आप एक को हटा के दूसरे को बना देते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो इसलिए आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो कि जो आपको आपका दोस्त लगता है वो एक्चुअली आपका दोस्त है, और या फिर वो आपके पीठ में छुरा भोंक देगा, आपको नहीं पता होता है। तो ये पॉलिटिक्स का एक डेंजरस एस्पेक्ट है, और ऐसा हो सकता है कि इसमें चाइना का या किसी और विदेशी ताकत का हाथ हो। क्योंकि एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे लगती है, वो ये है कि एक तरह का पैनिक राइज कर रहा है साउथ एशिया में इस वक्त, स्पेशली आफ्टर श्रीलंका, म्यांमार एंड नाउ दिस। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1970 में, 70 के दशक में भी ऐसा हो रहा था कि एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हत्या हुई थी, एक तरफ शेख मुजीब की हत्या हुई थी, और इन सब के बीच में ही हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी। तो आप समझ सकते हो कि पैनिक कैसे साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर सकता है डिसीजन मेकिंग को किसी देश में। तो ये भी एक चीज़ है जिसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि कई बार हो सकता है कि इन अ डिफरेंट सर्कमस्टांस हम एक डिफरेंट स्टैंड लें, मगर कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ अग्रेसिव फोर्सेस आपके खिलाफ खड़े हो गए, और उसमें वही इशू जो शायद आप मोर कामली जिससे डील कर लेते, वो आप थोड़ा और पैनिक में। इसलिए इंटरनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ब्रीफिंग जो प्राइम मिनिस्टर्स की होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उस ब्रीफिंग में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लोगे और कैसे डिसीजन लोगे और क्या उसमें इफेक्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ यू आर राइट, हमें वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि
क्योंकि अभी बिल्कुल नया मामला है और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें डेफिनेट नहीं हुई हैं कि क्या होने वाला है, इलेक्शन कब होंगे, ये सब अभी भी चीज़ें फिगर आउट होने वाली। बिकॉज़ इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हाँ, पीएमपी इलेक्शन एग्जैक्टली कराएंगे। एग्जैक्टली एंड बट बट ऑल्सो लाइक एज इंडियंस वी आर द ओनली कंट्री स्पेशली अमंग बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान जहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं लगा है कभी भी। और वी पाकिस्तान में लगा। हाँ, पाकिस्तान में लगा है, वही मैं बोल रहा हूँ, इन तीनों में से हम ही इकलौते हैं जिसमें अभी नहीं जिसमें लगा नहीं लगा है, है, जहाँ नहीं कैटेगरी लगा में। है ना। और तो ये एक अच्छी बात है, एंड वी हैव बीन एबल टू सेव डेमोक्रेसी वे मोर vehemently and strongly than both of our both of these neighboring nations. एक चीज़ मुझे बहुत नॉट रियली सरप्राइज की, बट आई वाज रीडिंग अबाउट इट एंड आई रियलाइज कि अभी जिन्होंने मिलिट्री रूल लगाया है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बांग्लादेश में, उन्होंने उनको भी अभी हाल ही में उनका मिलिट्री लीडर बनाया गया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ में भी कुछ इस तरह का ही हुआ था, बस उनको भागने की या जाने की मोहलत नहीं दी गई थी। और ज़िया-उल हक भी हाल ही में बनाया गया था वहाँ का मेजर जनरल, और उसके बाद उसने टेक ओवर कर लिया था। तो और जनरली क्या होता है कि CIA या मतलब CIA तो इंटरनेशनल होगी, मगर जो भी आपकी कंट्री की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस होती है वो आपको इन्फॉर्म कर देती है लोगों के बारे में, उनका पूरा बायोडाटा प्रोफाइल बना के आपको देती है कि कौन सबसे सही व्यक्ति होगा। ज़िया-उल हक के केस में भी ऐसा किया गया था कि सब सजेस्ट किया गया था ऐसा भुट्टो को कि ये सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसिव किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत अग्रेसिव नहीं होंगे। मगर वैसा नहीं निकला, तो यही मान जा रहा था कि क्या उनको गलत ब्रीफिंग मिली थी, क्या ऐसा हुआ था। तो अभी इस मामले में भी हमें नहीं पता है कि, क्योंकि हाल ही में इनको बनाया गया था, तो हमें नहीं पता है कि इनका भी इसमें कितना रोल था, अगर कोई रोल था, और शेख हसीना के पास किस तरह की ब्रीफिंग जारी थी और क्या हो रहा था। क्योंकि एक जो लेसन हमने लर्न किया है डेमोक्रेसी में, अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है डेमोक्रेसी को दुनिया में होते हुए, मगर जो हमने मेजर लेसन लर्न किया है वो ये है कि कभी कभी डेमोक्रेसी में भी एक तरह के राजशाही वाली भावना आ सकती है। अगर कोई बहुत वक्त तक डेमोक्रेसी में कहीं का प्रेसिडेंट रहे तो ऐसा हो सकता है। चाहे सस्कू फॉर एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल है, जो तकरीबन 40 साल तक प्रेसिडेंट था, लेकिन इवेंचुअली जब रिवोल्यूशन हुआ तो कम्प्लीटली उनके खिलाफ हुआ, उनको भागने की कोशिश करनी पड़ी और सब हुआ। जब हम यूरोप के बारे में बात करेंगे असोसिएशंस की, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। मगर अगर आप बहुत वक्त तक एक डेमोक्रेसी में हेड हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एरोगेंट हो जाएं, और शेख हसीना डेफिनेटली एरोगेंट हो गई इसमें। तो फिफ्थ टाइम वो प्रेसिडेंट चुनी गई थी, तो वो quite a एरोगेंस long time. डेफिनेटली था, और वो एरोगेंस आई थिंक हाँ, बहुत because डेंजरस आपने साबित हुआ। जिया को जेल में डलवा दिया, जो कि आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी। बिल्कुल। फिर आपने कुछ ऐसे उनके बेटे को भी करवा दिया, और अभी उनकी पार्टी को पूरी तरह से कंट्रोल, मतलब उनकी जिया की पार्टी को कंट्रोल उनके चीफ असिस्टेंट कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे, सॉरी। और तो हाँ, तो वो तो एरोगेंस था ही, और लोगों को रजाकार बोल देना, लोगों पे गोलियां चलवा देना, ये सब मिलिट्री का उपयोग करना अपने ही आवाम के दमन के लिए, मीडिया को हैरास करना, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह की एरोगेंस दिखाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह का भी मैं पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि ये जो कोटा था ना, जो ये हमने इन लोगों ने 30% रख रखा था जो वेटरन्स थे उनके बच्चों के लिए, तो कहते थे कि जो शेख हसीना थी वो अपने जो फॉलोअर्स थी, मतलब फॉलोअर्स कहते या जो हमारी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस लोग हैं, उनको महत्वपूर्ण जगहों पे उसी थ्रू बैठाई जा रही थी। जैसे कि अभी आज ही की न्यूज़ है कि जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का, जो जैसे हमारा RBI है तो उनका बैंक जो है, उसके हेड को और प्लस उसके 4 डिप्टी को तुरंत रिज़ाइन करना पड़ा। रिज़ाइन करने के लिए इसलिए भी कहा है क्योंकि उन लोगों ने कहा जा रहा है कि शेख हसीना के जो करप्शन जो थे उसमें उन लोगों ने उनका साथ दिया। अब वो कितना सही है वो मुझे नहीं पता कि उनसे फोर्स लिया गया या उन्होंने खुद किया या उन पर दबाव, अब कुछ भी हो सकता है रीज़न, या वो उनकी जो आप बता रहे हैं फैक्ट्स वो सही है या नहीं है। तो ये भी था। दूसरा, लोग ये भी कह रहे थे कि ये अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पे बैठाते जा रही थी, जिससे हुआ ये कि लोगों में शक आ गया कि ये चुनाव में टेम्परिंग करा रही हैं, इलेक्शन में टेम्परिंग हो रहा है। तो अब लोगों को लगा कि हटाएगा इससे, तो उन लोगों ने इस कोटे को बहाना बना के आई थिंक सो अपनी बिगर पिक्चर्स को उसके पीछे ये जो कोटा वाला सिस्टम था, ये एनीवे इसका क्रिटिसिज्म ही ये था।
और ये शुरू में भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि मुजीब अपने आसपास के लोगों को, वो लोग जो उनको सपोर्ट करते थे, जो उनके उनको दोस्त थे, सिर्फ कोटा दिया उसको। उनको कोटा दे रहे थे और उससे उनको बेसिकली इम्पॉर्टेंट पोजीशन से बिठा रहे थे। या और इन 1972 इट्स लाइक 20% ऑन मेरिट। एब्सोल्युटली, है ना। एंड ऑल्सो लाइक एंड देयर इज अ डेंजर विद दैट, क्योंकि तब क्या हो रहा है, आप सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपने लोगों को बिठा रहे हो, तो फिर आप चीज़ों को टैम्पर कर सकते हो, इलेक्शन लीक कर सकते हो, जैसा आपने सही से बोला, है ना। और शेख हसीना पे ये सारे आरोप लगने का बिल्कुल वो था। अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये था कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो कल परसों बयान दिया, उसमें ये था कि उन्होंने शेख हसीना को एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाया, प्राइम मिनिस्टर बुलाया ऑफ बांग्लादेश, जो एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है फॉर आवर गवर्नमेंट टू टेक, जिस पे हम अभी आगे आई थिंक चर्चा करनी चाहिए हमें। और दूसरा ये कि उन्होंने हालांकि बिल्कुल डायरेक्ट शब्दों में नहीं बोला है, लेकिन इम्प्लाई किया है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है और ये जो मूवमेंट हुआ है वहाँ पे, इसने, जैसे उन्होंने एक जगह पे इम्प्लाई किया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है, गवर्नमेंट के लोगों को हैरेस किया गया है, इस तरह से उन्होंने इम्प्लाई किया है। तो एक तरह से एक स्टैंड लेने जैसी बात है ये, कि वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये सही नहीं हुआ। तो क्या आप मानते हो कि इंडिया जो है जज करने में इसमें फेल हुआ है बांग्लादेश में, बिकॉज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी काम कर रही होंगी, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंडिया को इसका भनक अगर पहले होता तो वो कुछ स्टेप्स उसको लेने चाहिए थे, बिकॉज एज अ अलायंस हम, वो तो हमारी पार्टनर है ना बांग्लादेश में, और शेख हसीना को इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, बिकॉज जब नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने उनको अपनी मुँह बोल राखी सिस्टर बोला था उन्होंने कि, तो क्या इंडिया फेल हो गया उस सिनेरियो को देखने के लिए जो अभी हम देख रहे हैं? जैसा अभी हमें लग रहा है तो हाँ, मतलब सैडली बिकॉज जिस तरह से बयान आया एस जयशंकर जी का, तो लग रहा है कि हम फेल हुए, कि हमारी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है। लेकिन जो एज इंडियंस एंड एज पीपल हु आर फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री ऑफ बांग्लादेश, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर स्टैंड। और मैं थोड़ा सा, जब मैंने ये बयान सुना तो मैं थोड़ा सा वरिड हुआ कि ये स्टैंड थोड़ा सा अनडिप्लोमेटिक लगा मुझे लगा कि इस वक्त शायद हमारे कंट्री को थोड़ा और डिप्लोमेटिकली इसको डील करना चाहिए था। और अमेरिका जिसने अभी बयान दिया कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बने तो उनसे बातचीत करें, और यूके ने भी और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी हमें, या ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वी आर जस्ट रीडिंग इनटू इट एंड दैट वाज नॉट द इंटेंट, बट इफ वी कैन रीड इनटू इट, अदर पीपल कैन आल्सो रीड इनटू इट द सेम वे। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ और लोगों ने भी मीडिया, क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे होते हो तो आपका हर वर्ड मैटर करता है, और किसी को एक्स प्राइम मिनिस्टर ना बुला के प्राइम मिनिस्टर बुलाना, और वो वैसे भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दो काम, तो ये थोड़ा सा मुझे वरीसम लगा। अब देखते हैं इसमें आगे हम कैसे डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को हैंडल करते हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया उसके साथ 4094 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक अच्छा पार्टनर भी है और हमें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेते हुए बीएसएफ को पूरा तैनात कर दिया बॉर्डर्स के साइड में, कि किसी भी तरह के उधर से माइग्रेंट्स ना आए, बिकॉज इट्स अ बिग इशू। आपको पता होगा 1971 में हमें कितना क्राइसिस झेलना पड़ा था, उसकी वजह से लोगों को कैंप्स में रखने की जगह नहीं थी उस टाइम। जब इंदिरा गांधी जब विजिट करती है तो देखती हैं किस तरह के हालात हैं। इनफैक्ट आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग दिस कि रेफ्यूजी क्राइसिस तो बहुत स्ट्रांग रही है, मगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स काफ़ी बेहतर रहे हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों से तो बहुत ही सही रहे हैं। और इंडिया ने एक तरह से बांग्लादेश के साथ में कोलैबोरेट करके मुझे पे एक फ़िल्म भी बनाई थी जो श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट की थी, अभी हाल ही में वो फिल्म भी आई थी। जब शेख मुजीब की पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया था, तो उसके बाद शेख हसीना और शेख रेहाना इंडिया में आए थे, और लाजपत नगर में उनको इंदिरा गांधी जी ने एक घर दिया था रहने के लिए, 6 साल वो यहाँ पे रहे थे। तो हमारे रिलेशनशिप्स काफ़ी उस तरह से इंटरेस्टिंग रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। हमने काफ़ी सपोर्ट किया है बांग्लादेश को कॉन्स्टेंटली, हमारी सरकार ने, चाहे जो भी सरकार रही हो उसका बांग्लादेश के साथ में काफ़ी वो हुआ है। और ना सिर्फ हमने बांग्लादेश को हेल्प किया है या असाइलम दिया है, लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि हमने तस्लीमा नसरीन जैसी राइटर्स को भी, जो बांग्लादेश से आती हैं, उन्हें भी असाइलम दिया है जब उनके खिलाफ प्रॉब्लम चल रही थी बांग्लादेश के अंदर। तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है वहाँ से। तो अब जो यहाँ पे हो गया है बांग्लादेश में, उसके बाद ये बात गेस करना कि अब क्या होगा और हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हम कैसे वापस सही उसमें लेके आएंगे, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। देयर इज़ ऑफ कोर्स वन रियली बिग
पॉलिटिकल डेंजर कि वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स का राइज हो सकता है, जिससे कि कम्युनल टेंशन्स हो सकते हैं, और स्पेशली जो हिंदूज़ वहाँ पे रह रहे हैं या पीपल फ्रॉम अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ में इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे उनके साथ में रिलेशनशिप पे अफेक्ट डालेगा डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं मीडिया का, जो न्यूज़ दिखाने का तरीका था। जैसे बांग्लादेश में जो ये रेवोल्यूशन हुआ उसको उन लोगों ने किस तरह से डिपिक्ट किया, दिखाया, लोगों को पिक्चर किया, और जो अभी इंडिया दिखा रहा है, जो इंडिया भी दिखा रहा था, जैसे कि अभी आप मेजर न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो वो सिर्फ इस बात पे बात करके हिंदू खतरे में। तो आप इसको कैसे देखते हो, इन दोनों मीडिया को, जो बांग्लादेशी और जो इंडियन मीडिया दिखा रहे हैं? बिकॉज बांग्लादेश इज़ फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट, दे थिंक दैट, ठीक है, जब तक वो सोच रहे हैं कि हमने एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया है, बट अब हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से वो, आपने जैसे बोला कि आज तो चलो छोड़ो, कल पता चलेगा कि क्या उस देश का हाल होगा। पर इंडिया की मीडिया की बात करते हैं, इंडियन मीडिया कॉन्स्टेंटली दिखा रहा है सिर्फ एक फेवर करने के लिए कि हिंदूज़ पे अटैक हो रहे हैं, हिंदूज़ पे अटैक हो रहे हैं, खतरे में हैं हिंदू। तो आपको क्या लगता है दोनों मीडिया में क्या ऐसा मीडिया difference मीडिया है? हर चीज़ दिखाएगा, है ना। और मीडिया के लोग कोई भगवान तो नहीं होते, तो मीडिया के लोग इंसानी होते हैं, उनमें उनके इंसानी फ्लॉज होते हैं, इंसानी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कुछ मीडिया वाले अपॉर्चुनिटी की वजह से कुछ दिखाते हो, कुछ प्रोपेगेंडा की वजह से कुछ दिखाते हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी खास भावना के प्रति कुछ दिखाते हो, बहुत सी वजह हो सकती, पैसे की वजह से दिखा सकते हैं कुछ। हाँ, मगर हमारे चैनल को बनाने का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम लोगों को ये समझा सकें कि अब मीडिया आपको सब कुछ दिखाएगा, लेकिन ये आपका काम है कि आप उसके पीछे और रिसर्च करो। किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लो, ये भी मत मानो कि ये ऐसा है वैसा है, बल्कि उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, क्रिटिकल एंगेजमेंट करो उसके साथ में, समझने की कोशिश करो कि कहाँ से आ सकता है, इसके पीछे क्या सोर्स हो सकता है ना। इसके मैं दो एग्जांपल देता हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और जो मुझे लगता है कि इस मौके पे जिनके बारे में सोचना शायद बहुत अच्छा होगा। एक एग्जांपल ये है कि एक लेखिका थी, हैना एरेंट, फिलोसफर भी थी वो, और उन्होंने न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के ऊपर काफ़ी काम किया था। हिटलर, जब नाजी जर्मनी का फॉल हो गया था, मतलब नाजीज का फॉल हो गया था जर्मनी में, और उसके बाद उनके ऊपर केस चले थे, उन्होंने उस केस के को सुना था और उसको देख के उन्होंने एसेज लिखे थे। उनका बहुत ही सुंदर ऐसे है बनालिटी ऑफ ईविल के ऊपर, जिसमें वो ये बोलती हैं कि हम कई बार क्या करते हैं, किसी को एक सिंबल बना लेते हैं किसी चीज़ का, हेट्रेड का या किसी और चीज़ का। ये हमने अपने मुल्क में देखा है और जगह पे देखा है, बहुत ही कॉमन है, और ये जनरल प्रवृत्ति है इंसानों की, है ना। सुपर हीरोज़ भी ऐसे ही होते हैं, हीरोज़ हम बहुत बहुत ये करते हैं। तो हम किसी चीज़ को सिंबल बनाते हैं किसी का, और उसको उस चीज़ का सिंबल बना के हम जब तक उससे लाभ लेते हैं तब तक तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन जब हमारा लाभ ख़त्म हो जाता है तो हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सिंबल है, और हम ये कह सकते हैं कि ये तो हम कभी थे ही नहीं, ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ है हमसे, है ना। तो इस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए जब हम स्पेशली किसी को विलन बनाते हैं। हम ये भूल जाते हैं एक कि वही विलन कभी हीरो भी बनाया गया था, है ना। हर विलन कभी ना कभी हीरो बनाया जाता है हिस्ट्री में। हिटलर अपने जगह अपने टाइम पे कई लोगों ने उसको हीरो भी बनाया था, और ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ है, तो ये हमें केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम उसे विलन बनाते हैं तो हम बड़ी आसानी से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे अलग हैं, ये हम नहीं हैं। जो लोग अभी शेख हसीना का विरोध कर रहे हैं, इतने हज़ारों करोड़ों लोग, क्या वो सब के बारे में ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो किसी ना किसी तरीके से कम्प्लिसिट नहीं थे? उनमें से कुछ लोग एटलीस्ट इस बात में कम्प्लिसिट नहीं थे कि शेख हसीना जो भी करी थी उनके एक्ट्स में कम्प्लिसिट थे कि नहीं थे, और अगर थे तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, और वो सिर्फ कुछ लोगों को स्केपगोट बना देंगे इस पूरे मामले का, और वो सिस्टम फिर अपने आप ही वैसे ही चलता रहेगा, है ना। फिलॉसफी में एक बात बोलते हैं, यू शुड नॉट मूव फ्रॉम वन ट्रैप इनटू अनदर। कई बार आपको लगता है आप आज़ाद हो रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा उसमें भी केयरफुल रहना पड़ता है। दैट इज़ वन एग्जाम्पल। द सेकेंड इज़, ये हमने जब हम यूरोपियन असैसिनेशन पे आएंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उस पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन इंडिया में भी क्योंकि इसके एग्जाम, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी उसका, साउथ एशियन उसमें भी इसके एग्जाम्पल है, तो हम उसको उठा सकते हैं कि प्रोपेगेंडा की एक लैंग्वेज होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सर्टेन तरह का है कि नहीं है, मगर जो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और जब तक आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझेंगे शायद आप आसानी से निर्णय
ले लेंगे, और कभी कभी आसानी से निर्णय लेना गलत भी हो सकता है, या उसके कुछ और भी आयाम हो सकते हैं जो आपने नोटिस ही नहीं किए होंगे। जैसे ये आइडिया कि एक तो ये आइडिया कि किसी व्यक्ति का नाम लेके उसके खिलाफ एक तरह का प्रोपेगेंडा करना बहुत ही आसान तरीका होता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे लुई द 16 जो था, उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, और उसके बारे में बहुत फेमस बात है कि उसे बोला था लेट देम ईट केक, जो बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा कतई नहीं हुआ था। हाँ, सो मैरी एंटोनेट, उसके बारे में बोला जाता है कि लेट देम ईट केक, जो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कतई नहीं हुआ था, और एक्चुअली वो किसी और ने बोला था, और उसको भी मतलब मैरी एंटोनेट ने नहीं बोला था, लेकिन अक्सर उसके ऊपर ये डाल दिया जाता है। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा प्लॉय था, और कई लोग ये बात भूल जाते हैं कि लुई द 16 के वक्त पे बहुत सारी फ्रांस की जो पैसा था और उसकी जो संपदा थी वो अमेरिका जा रही थी, अमेरिकन रिवोल्यूशन को फंड कर रहा था फ्रांस एक तरह से। तो क्योंकि कोई और उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए लुई द 16 और मैरी एंटोनेट पे डाला गया, बलि का एक तरह से बकरा बनाया गया। लेकिन क्या लुई द 16 तो मैरी एंटोनेट रास्ता नहीं थे, या बहुत ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, वो उनमें अपनी समस्याएं थी, मगर हमें हमेशा ही पूछना चाहिए कि उसी वक्त पे ये क्यों हुआ। अगर रास्ता ही इतनी ही ख़राब है तो ऐसा क्यों होता है कि किसी खास वक्त पे ही उसके खिलाफ आवाज़ उठती है, और वो वक्त उस समय की लार्जर पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहता है। ये एक क्वेश्चन है जो हमें सोचना चाहिए। उस तरीके से हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड को, आसिफ जरदारी को, मिस्टर 10% बोला जाता था, तो ये भी एक तरह का प्रोपेगेंडा था। अब हो सकता है कि वो सच में भी करप्ट रहे हो, मगर ऐसा तो हम सब जो भी बड़ा हो गया है और जो सब दुनिया देखता है जानता है कि ज़्यादातर लोग करप्ट होते हैं हमारे आसपास। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ खास लोगों को करप्ट का तमगा दे के मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें वी हैव टू बी अवेयर अबाउट एंड कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि शेख हसीना को ये बुराई का प्रतीक बना के निकाल देना, ये मान लिया जाए कि अब सब कुछ सही हो गया है, जबकि हो सकता है कि उसी समय बांग्लादेश को फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस या चाइनीज़ या कोई और देश से कोई और फोर्स घेर रही हो और उन्हें इस बात का पता भी ना चले कि क्या हो। स्टूडेंट्स को क्या पता होगा कि क्या चल रहा है, उनको तो लगा कि बिकॉज मेरे को एक चीज़ में ये लगा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि 93% आपकी मेरिट लिस्ट हो गई, 5% आपका दूसरा हो गया, तो मतलब ऑलमोस्ट अब 7% ही सिर्फ कोटा बचा। ये कहाँ से आ गया कि आप शेख हसीना को रिज़ाइन कर देना चाहिए? उसके कुछ दिनों बाद ये उठने लगा, जो शब्द का उस चीज़ को लेकर उन्होंने, और वो टोटली एक इतना बड़ा कैंपेन बन गया कि शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री के, उनको भागना पड़ा वहाँ से, उनके घर तक भीड़ पहुँच गई, आर्मी कुछ नहीं कर रही, ना वो रोक रही है पब्लिक को। आई डोंट नो कि वहाँ के राष्ट्रपति का क्या स्टेप था उस पर। बिकॉज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताना चाहता हूँ शहाबुद्दीन के बारे में, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, कि वो 3 साल जेल में रहे थे। वो भी किस केस में? तो शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन वाले केस में। तो हाल ही में फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया फिर से वापस पार्टी को, आवाम लीग को। फिर उन्होंने ऐसा बहुत, मतलब जब वो जज बने थे, डिस्ट्रिक्ट जज, तो उन्होंने उन पार्टी वर्कर्स को भी बहुत बचाया था। तो मेरे को ये लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब सारी फोर्सेस, सारी इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को हटाना तो आप नहीं हटा सकते जल्दी, या हम अगर कोशिश करके हम पार्लियामेंट तक उनके घर तक पहुँच जाए, हम नहीं पहुँच सकते, और होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज इन डेमोक्रेसी अगर आपको लगता है उस सरकार काम नहीं करी, आप वोट से चेंज करो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई सुनेगा नहीं। बिकॉज मैं ये देख रहा था, जो जनवरी में इलेक्शन हुआ था, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा बांग्लादेश के उसका, कि ऑपोजिशन ने पूरा बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन को, कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो एक तो शेख हसीना के खिलाफ कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए भी वो जीत गई। और दूसरा ये कि अगर हमारे केस में देखा जाए तो हमारे में भी इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है लोगों को, इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करते, और कभी ऐसा दिन भी नहीं आया कि हमारे देश में ऐसा कि हमें देखना पड़े। सो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश में ये जो फोर्सेस थे वो पहले से ही कोशिश कर रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि आपको भी लगता है कि किसी भी मूवमेंट की जड़ एक साथ तो फैल नहीं सकती, पहले धीरे से एक बीज बोया जाता है जो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाती हैं, फिर वो एक, जैसे पेड़ बनने में भी एक टाइम लगता है, बीज डालो फिर जड़ फैलती, फिर वो तना बन के स्ट्रेट खड़ा हो। तो इस मूवमेंट के पीछे आपको नहीं लगता पहले से ही सारी चीजें स्टार्ट हो गई हो? सर्टेनली, और मुझे लगता है कि काफी वक्त पहले से शुरू, क्योंकि ऑपोजिशन का बॉयकॉट कर देना सीरियसली एक बार। एक्चुअली इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, तो जब से बांग्लादेश का गठन हुआ तभी से ही कहीं ना कहीं ये भी शुरू हो गए थे, ये कोटा सिस्टम तो तभी शुरू हो गया था, है ना।
तो तब क्यों नहीं आवाज़ उठी? तभी हाँ, और तभी कहीं ना कहीं से ये बात आनी शुरू हो गई थी। और ये जो और एक और चीज़ है जो अगर आप कहीं के भी रिवोल्यूशन को नोटिस करो तो आप देखोगे कि उसमें, चाहे आप रशियन रिवोल्यूशन पे चले जाओ, फ्रांस, कहीं भी चले जाओ, आप ये बात ज़रूर नोटिस करोगे कि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अपने अपने लेवल पे ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर चुकी होती हैं। ऑफ कोर्स अगर हम एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करें तो हम कॉज एंड इफेक्ट की तरह डील करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल होता है। मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती आती हैं, और कई बार आप भी ये गेस नहीं कर सकते हो कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट रहा होगा, क्योंकि सब चीज़ें आपस में मिक्स होने लगती हैं और वो इवेंचुअली इट रीचेज अ पॉइंट जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, जिसके आगे जो पब्लिक होती है वो उसको हैंडल नहीं कर पाती है और तब अचानक से वो उफान जाती है। अब वो उफान बनाया भी जा सकता है, मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है और ऑर्गेनिकली भी बन सकता है, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चर किया गया, थोड़ा सा ऑर्गेनिकली बना है। तो इसके लिए बीज तो काफ़ी वक्त से बोए जा रहे थे और बहुत छोटी छोटी चीज़ें की जा रही थी दोनों तरफ से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मैं काफ़ी वक्त से इसके बारे में मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम आ रही थी बांग्लादेश में कि एक तरफ खालिदा जिया जब वो बनी थी प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने, उनके 3 बर्थडेज हैं। एक उनके 10th के सर्टिफिकेट पे है जो आई थिंक 9 अगस्त है, एक उनके पासपोर्ट पे है जो आई थिंक 19 अगस्त है, और उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपना बर्थडे 15 अगस्त को मनाऊंगी, क्योंकि वो एक तरह से, ऐसा मुझे लगता है कि वो शायद शेख हसीना को चिढ़ाना चाहती थी, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को उनकी पूरी फैमिली का असैसिनेशन हुआ था। So that must have been a really, really hard thing for Sheikh Hasina to deal with. So the result of that was कि शेख हसीना ने अगस्त के महीने को बांग्लादेश में मूर्निंग का महीना घोषित कर दिया था। तो अब लोग को ज़बरदस्ती एक तरह से एक पूरे महीने मून करवाया जा रहा था फॉर मुजीब एंड द फैमिली, और लोग उससे तंग आने लगे थे। यू कांट पुश एनीवन टू मून, लाइक एक महीना तक आप मातम मना रहे हैं बेसिकली, है ना, और वो लोगों को अफेक्ट करने लगा। सो हो सकता है इसका भी कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट आई मीन कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल के उन्होंने एक तरह से एक एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट क्रिएट कर लिया। और प्लस वो एरोगेंट थी, हाँ, और प्लस वो एरोगेंट हो गई क्लियरली, तो उसने भी अफेक्ट किया। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि बांग्लादेश कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा था पिछले कुछ सालों से, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जनता में इतना आक्रोश था, तो ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही थी। जो उनका जॉब क्रिएशन भी था वो भी कम था। हाँ बिल्कुल। अगर इन्वेस्टमेंट आ रहे थे तो जॉब्स कहाँ जा रहे थे? तो ये चीज़ें ज़रूर हमें ध्यान रखनी चाहिए, और हमें ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगेन आई थिंक टू काइंड ऑफ ब्रिंग इट बैक टू हमने जहाँ से शुरू किया था कि एज अ नेबरिंग कंट्री टू मल्टीपल कंट्रीज राइट नाउ जो ट्यूमल्टस सिचुएशंस में जा रही हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि हम इस सिचुएशन को एज अ कंट्री बढ़िया से हैंडल कर लें, और इस पूरे डिस्टर्बेंस का बहुत ज़्यादा हम तक इफेक्ट ना आए, रिपरकशन नहीं आए। तो ये तो हमने पूरे बांग्लादेश के सिनेरियो पे बात किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसमें कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, कुछ फैक्ट्स पेश किए हमने आपको। अब देखने की बात ये होगी कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कब होती है, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश की तरफ से आ रही है, चाहे वहाँ की स्पोक्स पर्सन जो आर्मी के हैं या दूसरे गवर्नमेंट के हैं, वो कह रहे हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी नोबेल जो पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। तो ये भी माना जा रहा है कि उस सरकार के अंदर जमात इस्लामिया और बीएनपी के भी मेंबर होंगे, क्योंकि वो सबकी मिली जुली एक सरकार होगी। जैसे ही शेख हसीना जाती हैं इंडिया से भागती हैं, उससे उसी समय जो प्रेसिडेंट वहाँ के शहाबुद्दीन है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर देते हैं। हाँ, बांग्लादेश से जब इंडिया आती हैं तो वैसे ही वो वहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं, और वहाँ के जो बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं उनको सबको जेल से बाहर रिहा करने का आदेश दे देते हैं। तो अब हम भारतीयों के लिए देखने का समय ये हुआ कि अब बांग्लादेश इसमें क्या करता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक कोटे को लेके था तो वो स्टूडेंट जीत चुके थे पहले, या ये कोई बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसको अब हमें देखना होगा। अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, अब हम इस पर आगे नज़र बना के रखेंगे कि और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।
फिर हम आपके से मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ अच्छे डेटास के साथ। हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पहुंचाती ज़रूर है। सो आज तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपको हमें देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।